Hello students, welcome to IVS Education. My name is Neetu Dalal and today we'll talk about psychological disorders. First we'll see the basic concepts related to psychological disorders. पहले वीडियो में हम देखेंगे कि abnormal psychology क्या होता है. Abnormal psychology is focused on maladaptive behaviors, that is causes, consequences and treatment. यानी साइकोलॉजी की abnormal ब्रांच फोकस करती है ऐसे बिहेवियर्स पर जो मैलअडैप्टिव हैं. इसके अंदर उनके कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस और ट्रीटमेंट की बात करेंगे हम. बिहेवियर्स विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन इज मैलअडैप्टिव. यानी कौन से बिहेवियर्स को हम मैलअडैप्टिव बोल रहे हैं? जो हमारी किसी एक सिचुएशन के अनुसार अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं. इफ देयर इज अ बिहेवियर विच इज कंड्यूसिव आपकी एक सिचुएशन में एंड यू आर नॉट एबल टू बिहेव इन दैट वे, दैट सर्टन बिहेवियर विल बी कॉल्ड मैलअडैप्टिव. अब abnormality has 4 Ds, यानी abnormality के उसमें 4 टर्म्स हैं which starts from D, तो इसको हम 4 Ds acronym कहते हैं. फर्स्ट इज डिवियंस. हम एक इंसान को abnormal की कैटेगरी में किस बेसिस पर डालेंगे? इन 4 कैटेगरीज के बेसिस पे. फर्स्ट इज डिवियंस. डिवियंस मतलब डिफरेंट, एक्सट्रीम, अनयूजुअल एंड बिजार. इट मीन्स जो ऐसा व्यवहार एक इंसान का जो डिफरेंट है, एक्सट्रीम है, अनयूजुअल है, यानी अटपटा सा है एक सिचुएशन में, उस बिहेवियर को जो हमारी इस कैटेगरी पे या हमारे इस क्राइटेरिया पे फुलफिल करेगा वो अबनॉर्मल के बिहेवियर में आएगा. नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रेसिंग. डिस्ट्रेसिंग का क्या मतलब है? अनप्लेजेंट एंड अपसेटिंग टू द पर्सन एंड अदर्स. ऐसा कोई बिहेवियर जो आपको अपसेट कर रहा है या आपके आसपास के लोगों को अपसेट कर रहा है, उस बिहेवियर को भी हम अबनॉर्मलिटी में डाल सकते हैं. नेक्स्ट इज डिसफंक्शनल. Dysfunctional is interfering with person's ability to carry out daily activities in a constructive way. यानी आपका abnormal behavior वो behavior भी होगा जो मुझे अपने day to day basis पे जो मैं काम करती हूँ उसमें बाधा ला रहा है. ऐसे behavior को भी हम abnormal कहेंगे. तो ये है थर्ड क्राइटेरिया. The next criteria is dangerous. यानी ऐसा कोई behavior to the person and to others. ऐसा कोई व्यवहार जो आपके लिए खुद के लिए खतरा हो या आपके आसपास के लोगों के लिए भी खतरा पैदा करे, ऐसे बिहेवियर को भी हम अबनॉर्मलिटी के क्राइटेरिया में डालते हैं. नाउ देयर आर अप्रोचेस टू अबनॉर्मल बिहेवियर. यानी किसी इंसान का ऐसा बिहेवियर जो नॉर्मल से डिफर करता है, ऐसे बिहेवियर को समझने के लिए कुछ अप्रोचेस दी गई साइकोलॉजी में ओवर ईयर्स, एंड नाउ वी विल सी कि हम अबनॉर्मल बिहेवियर को कौन सी अप्रोचेस से डील करते हैं. So the first approach is deviation from social norms. यानी फर्स्ट अप्रोच ने कहा कि ऐसा कोई भी बिहेवियर जो एक ग्रुप के लोग करते हैं, दैट इज द एवरेज बिहेवियर ऑफ दैट ग्रुप. जो एवरेज बिहेवियर है, इससे ऐसा कोई भी बिहेवियर जो इस एवरेज से डिफर करेगा, उस बिहेवियर को हम अबनॉर्मलिटी में डालेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर इज अ फ्यूनरल गोइंग ऑन, सो द नॉर्मल बिहेवियर और द नॉर्म बिहेवियर फॉर दिस इज that everybody goes, is very sad and attends it silently, right? But if there is a person who is very chirpy, very happy in a situation which is the funeral activity, so this behavior will differ from the norm of the people around, so we'll put this behavior in abnormal behavior. Next approach is views abnormal behavior as maladaptive. Second approach ने कहा कि हम ऐसे behavior को abnormal कहेंगे जो हमारे लिए maladaptive है. मैलअडैप्टिव बिहेवियर क्या कहा था हमने? क्या होता है? वो बिहेवियर जो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में करते हुए चीज़ें में हेल्प नहीं करता, इंस्टेड इट हिंडर्स विद द एक्टिविटीज, इज नोन एज मैलअडैप्टिव. नाउ देयर हैज बीन अ स्टिग्मा अटैच्ड टू मेंटल इलनेस, राइट? सो ओवर ईयर्स वी ट्रीट फिजिकल इलनेस एज नॉर्मल. यानी जब आपको फिजिकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम होती है, सो वी टेक इट एज नॉर्मल कि हमारी गलती नहीं है, सर दर्द है या सपोज इफ आई हैव फीवर, सो इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग, मेरे हाथ में नहीं है. बट मेंटल इलनेस को बहुत स्टिग्मेटाइज देखा जाता है. दे अटैच इट टू द पर्सन, इट्स अ टैबू, एंड देयर हैज बीन ऑलवेज अ स्टिग्मा अटैच टू योर मेंटल हेल्थ. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स. इस हेडिंग के अंदर हम बात करेंगे कि हम भिन्न भिन्न तरह के डिसऑर्डर्स को किस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, हम उन्हें कैसे डिवाइड करते हैं, इस चीज़ की बात हम करेंगे इस हेडिंग के अंदर. So the first criteria was given or classification was given by DSM-4. The American Psychiatric Association, which is APA,
has published an official manual describing and classifying various kinds of psychological disorders. यानी APA ने एक ऐसी मैनुअल या एक ऐसी हैंडबुक पब्लिश की गई जिसके अंदर कैसे आप डिसऑर्डर्स को डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर बांटेंगे ये चीज़ बताई गई. The current version of it, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition is used. यानी अभी फिलहाल उसके एडिशंस आए, उसका रिविजन हुआ, बट फिलहाल जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज DSM-4. DSM-4 इज वन तरीका जिससे हम अपने डिसऑर्डर्स को डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में बांट रहे हैं. अब जो दूसरा तरीका है दैट इज ICD-10. अब हम बात करेंगे कि ICD-10 क्या होता है. The classification scheme officially used in India and elsewhere in the 10th revision of International Classification of Diseases. यानी हम इंडिया में जो क्लासिफिकेशन यूज करते हैं दैट इज ICD-10. It is known as ICD-10 classification of behavior and mental disorders. It was prepared by World Health Organization. यानी ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो हमारे तरीके हैं या हमारे जो गाइडलाइंस हैं जिनके बेसिस पर हम डिसऑर्डर्स या डिजीजेस को क्लासीफाई करते हैं, दिस इज गिवन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये तरीका हम इंडिया में यूज करते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक अंडर दिस चैप्टर इज फैक्टर्स अंडरलाइंग अबनॉर्मल बिहेवियर एंड इट्स मॉडल्स. अभी हमने देखा कि अबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, उसे हम कैसे कैटेगराइज करते हैं. इसमें हम देखेंगे कि उसके क्यों होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू एन अबनॉर्मल बिहेवियर. फर्स्ट इज biological factors, next are psychological factors, and the third is socio-cultural model, right? We'll start with what are biological factors. Wide range of biological factors such as faulty genes, endocrine imbalances, malnutrition, injuries and other conditions may interfere with normal development and functioning of the human body. यानी बायोलॉजिकल फैक्टर ये बोलता है कि एक इंसान में अबनॉर्मल बिहेवियर तब होता है या इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यानी इंसान की जीन्स, उसके हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस मींस जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो जो हार्मोन्स रिलीज करें उसमें कुछ इम्बैलेंस, या आपकी डाइट में कुछ कमी हो. इंजरीज एंड अदर कंडीशंस में इंटरफेयर विद नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी. यानी अगर आपके बायोलॉजिकल लेवल पे इन चीज़ों में देयर इज अ डिफरेंस और देयर इज अ कमी, उसके लेवल पे आपकी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, एंड देन दैट लीड्स टू अबनॉर्मल बिहेवियर. बायोलॉजिकल फैक्टर्स सिर्फ आपके बॉडी लेवल पे, बायोलॉजिकल लेवल पे बात करता है, एंड इट टॉक्स अबाउट व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग इन योर बॉडी दैट कैन लीड टू योर अबनॉर्मल बिहेवियर. Genetic factors have been linked to mood disorders, schizophrenia, mental retardation and other psychological disorders. यानी बायोलॉजिकल फैक्टर्स को किस किस डिसऑर्डर्स में महत्वपूर्ण पाया गया? मूड डिसऑर्डर्स के अंदर, स्किज़ोफ्रेनिया में, मेंटल रिटार्डेशन एंड अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. Now, in contrast to biological factors, the next approach is psychological factors. So, the psychological factors or the psychological approach to abnormal behavior says that a person's psychological and interpersonal factors have a significant role to play in abnormal behavior. यानी इंसान के जो psychological और interpersonal factors हैं, मेरे अंदर जो mentally, psychologically जैसा मैं सोचती हूँ, जो as a person things I believe in, they play also a very important role in abnormal behavior. ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? These factors include maternal deprivation, faulty parent-child relationship, maladaptive family structure and severe stress. These factors means कि आपकी फैमिली में maternal deprivation है. Suppose if in your family the situation was such, या ऐसा environment that you never had a mother, और या फिर आपकी mom was not with you and you never had her, तो then you know your psychological issues can lead to abnormal behavior. या फिर देयर हैज़ बीन अ फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. या तो ये एक इशू हो सकता है, या सेकेंड इशू क्या हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने और आपका जो चाइल्ड और पेरेंट का फॉल्टी रिलेशनशिप है. यानी या तो टू मच ऑफ अटेंशन है, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे को पैम्पर किया जाता है या अटेंशन दी जाती है, सो दैट ऑल्सो कैन लीड टू साइकोलॉजिकल इशूज विच कैन लेटर गो ऑन टू बिकम abnormal behaviors. या फिर द चाइल्ड इज निग्लेक्टेड, राइट? तो कोई भी एक्सट्रीम अगर केस होगा, सो दिस कैन लीड टू योर abnormal behavior. Maladaptive family structure and severe stress and etc.
यानी जब आप बड़े हो रहे हो, आपका बायोलॉजिकली आपकी बॉडी में कोई देयर इज नो डिविएंस, देयर इज नो डिफरेंस, बायोलॉजिकली यू आर नॉर्मल, बट देयर हैज बीन फैमिली कंडीशंस जिसकी वजह से विच वर एक्सट्रीम एंड बिकॉज ऑफ दैट लीड्स टू योर abnormal behavior. So all the factors at your psychological and interpersonal level which leads to abnormal behavior comes under psychological factors. Psychological models to explain abnormal behavior, यानी अब psychological जो मॉडल था जो आया abnormal behavior को एक्सप्लेन करने के लिए, that was psychodynamic model. क्या बोलता है psychodynamic model? It says psychodynamic theorists believe that behavior, whether normal or abnormal, is determined by psychological forces within the person of which she or he isn't consciously aware. This was again given by Sigmund Freud. Sigmund Freud ने क्या कहा था कि इंसान के अनकॉन्शियस लेवल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसे एज अ पर्सन इम्पैक्ट करती हैं. Now, if these things are not maladaptive or are not helping you, it means they are maladaptive in nature. अगर आपके ऐसे कॉन्शियसली अवेयर जिन चीज़ों में आप नहीं हो, ये फैक्टर्स मैलअडैप्टिव हैं, तो वो आपके बिहेवियर को अबनॉर्मल बनाते हैं. द थर्ड मॉडल विच एक्सप्लेन्स व्हाई अ पर्सन डिपिक्ट्स या शोज अबनॉर्मल बिहेवियर इज बिहेवियरल मॉडल. ये मॉडल क्या कहता है? दिस मॉडल स्टेट्स दैट बोथ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर आर लर्नड, यानी चाहे बिहेवियर अच्छा हो, चाहे नॉर्मल हो या अबनॉर्मल हो, आप एक इंसान दोनों बिहेवियर्स को हमेशा लर्न करता है. बायोलॉजिकली डिटरमाइंड नहीं होता या साइकोलॉजिकली होता है. यू कैन ऑलवेज लर्न व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर्स विल यू डिपिक्ट. And psychological disorders are the result of learning maladaptive ways of behaving. They say कि a person over life, suppose you are born, till the time you become 20, आप behaviors learn करते हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा. If you are learning अच्छा behavior, that is adaptive for you in life. If on the way you've learned behavior which has not helped you or which is maladaptive, so whatever you've learned can lead to your abnormal behavior. The model concentrates on behaviors that are learned through conditioning and proposes that what has been learned can be unlearned. Now this model also says because अगर आप abnormal behavior या maladaptive behavior सीख रहे हो तो there is always a scope कि इस behavior को आप unlearn भी कर सकते हो. In contrast to this, behavioral model क्या बोलता है कि this is not determined by your factors, वो आपके biologically it's a part of the physical body that you are or the physical person that you are, so आप उस behavior को unlearn नहीं कर सकते. But this says कि बिकॉज ये बिहेवियर आपने सीखा होता है ओवर लाइफ एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो अनलर्न इट, यानी आप अपने मैल अडाप्टिव बिहेवियर को अडाप्टिव बिहेवियर में बदल सकते हो. इसके बाद द फोर्थ मॉडल विच एक्सप्लेन्स अबनॉर्मल बिहेवियर वाज कॉग्निटिव मॉडल. दिस मॉडल स्टेट्स दैट अबनॉर्मल फंक्शनिंग कैन रिजल्ट फ्रॉम कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, यानी जो आपके व्यवहार में दिक्कतें आ रही हैं वो आपके कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स का परिणाम हो सकता है. People may hold assumptions and attitudes about themselves that are irrational and inaccurate. ये हो सकता है कि इंसान बायोलॉजिकली ठीक है, साइकोलॉजिकली ठीक है, उसका बिहेवियर भी ठीक है, बट एट योर ब्रेन लेवल और एट अ कॉग्निटिव लेवल अ पर्सन कैन हैव नेगेटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड्स लाइफ. तो जो आपकी सोच है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जब वो आपके बिहेवियर को इरेशनल और इनएक्यूरेट बनाता है, दिस is given by cognitive model कि आप जैसा सोचते हो, if the assumptions you have or the attitudes you have towards life are negative, so your behavior will be negative and it will lead to maladaptive behavior. Now is socio-cultural model. According to socio-cultural model, abnormal behavior is best understood in light of social and cultural forces that influence an individual. इस मॉडल ने बात की कि इंसान का जो सोशल कल्चर होता है ना, जिस सोसाइटी में वो रेज होता है, उसके अकॉर्डिंग या उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि इंसान कैसा बिहेवियर डिपिक्ट कर रहा है. इट हैज़ बीन फाउंड दैट सर्टन फैमिली सिस्टम्स आर लाइकली टू प्रोड्यूस अबनॉर्मल फंक्शनिंग इन इंडिविजुअल मेंबर्स. नाउ देयर अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस या रिसर्चेस के रिजल्ट से ये पता लगाया गया या पता चला कि कुछ फैमिलीज़ का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है इन विच it's more stimulating for abnormal behavior, यानी उस फैमिली का वातावरण ही ऐसा है कि उसमें abnormal behavior ज़्यादा easily पनपता है in comparison to normal behavior. So this is by socio-cultural model, यानी इन्होंने ऐसे factors को ध्यान में रखा जो आपकी सोसाइटी या फैमिली से रिलेटेड हैं. Now the next heading which we come to is मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. इस हेडिंग के अंदर हम बात करेंगे उन डिसऑर्डर्स की, मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, जो इन मॉडल जो हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं वो कौन कौन से
डिसऑर्डर्स को लीड करते हैं, या कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो हमारी पॉपुलेशन में बहुत ऑफनली मिलते हैं. So the first topic that we will cover, or the first disorder we'll take up, is anxiety disorder. Next one will be somatoform disorders. Third, mood disorders. And fourth will be substance use disorders. The first one is anxiety disorders. As anxiety depicts, anxiety क्या होता है? Anxiety is a constant fear या फिर ऐसी चिंता जिसे कहते हैं, that is anxiety, right? Now anxiety can also be good or bad. Good कैसे? अगर आपका कल एग्जाम है और आप आज चिंता नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप नहीं पढ़ोगे, या यू विल बी नॉन सीरियस फॉर द एग्जाम. एज अ रिजल्ट क्या होगा? यू विल परफॉर्म लेसर इन कंपैरिजन टू जैसा आप कर सकते थे. सो देयरफॉर you cannot say that anxiety is always negative. Anxiety is also positive if it is in moderate level. We look at anxiety, आपकी चिंता कैसे disorders में बदलती है, that is what we'll look at. Anxiety is usually defined as a diffuse, vague, very unpleasant feeling of fear and apprehension. यानी anxiety क्या है? एक ऐसी unpleasant feeling है जो आपको fear और apprehension में lead करती है. Now there can be types of anxiety. हमने हमेशा डे टू डे लाइफ में सिर्फ एंग्जाइटी सुना है कि मुझे बहुत चिंता हो रही है, बट डिसऑर्डर्स के अंदर यू कैन ऑल्सो क्लासिफाई द टाइप ऑफ एंग्जाइटी अ पर्सन हैज. द फर्स्ट वन इज जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. प्रोलॉन्ग्ड, वेग, unexplained and intense fears that have no object, accompanied by hypervigilance and motor tension. जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है कि आपको जनरली ही आप बहुत चिंतित रहते हो. आप ऐसा नहीं है कि कल आपका कोई एग्जाम है या देयर इज एन इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू कमिंग जिसकी वजह से आपको चिंता हो रही है. यू हैव नथिंग इम्पॉर्टेंट अप्रोचिंग यू, बट स्टिल आप एक जनरल लेवल पे और वेरी एंग्शियस हर दिन की छोटी छोटी चीज़ों में ऑल्सो यू आर वेरी कंसर्न विद हाउ थिंग्स आर गोइंग, एंड दिस जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी लीड्स टू जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स. यानी जब आप हर दिन ही परेशान रह रहे हो विदाउट एनी कॉज, ऐसा बिहेवियर आपको जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में लीड करता है. नेक्स्ट, एंग्जाइटी कौन से डिसऑर्डर में लीड करती है? पैनिक डिसऑर्डर. फ्रीक्वेंट एंग्जाइटी अटैक्स कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ इंटेंस टेरर एंड ड्रेड. यानी जब आपको एंग्जाइटी अटैक्स होते हैं ना, दीज आर नॉट जनरल एंग्जाइटी. ये क्या होता है? आप नॉर्मल हैं, आपको कोई एंग्जाइटी नहीं है, बट विद इन अ मंथ रैंडमली या ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ आपको एक दिन एंग्जाइटी अटैक पड़ा. क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? फीलिंग्स ऑफ इंटेंस टेरर एंड ड्रेड. दिस इज नॉट अ जनरलाइज स्टेट. तो एंग्जाइटी अटैक का टाइम पीरियड क्या होता है? 10 to 15 मिनट्स. एंग्जाइटी अटैक आया, 10 से 15 मिनट के लिए रहा, एंड देन इट गोज, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो. बट जब ये एंग्जाइटी अटैक होता है, सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस टेरर एंड ड्रेड. उस टाइम आप बहुत टेरर में होते हो एंड यू हैव अ फीलिंग ऑफ वेरी ड्रेडिंग कैपेसिटी. Unpredictable panic attacks along with physiological symptoms like breathlessness, palpitations, trembling, dizziness and a sense of losing control or even dying. यानी पैनिक अटैक्स के साथ और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? ब्रेथलेसनेस यानी आपको सांस लेने में दिक्कत होती है. पैल्पिटेशंस, ट्रेम्बलिंग यानी आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं. डिजीनेस एंड अ सेंस ऑफ लूजिंग कंट्रोल और इवन डाइंग. यानी जब ये पैनिक अटैक्स आते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, एंड यू फील लाइक यू आर अबाउट टू डाई. सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैनिक डिसऑर्डर विच लीड्स फ्रॉम एंग्जाइटी. The third disorder which leads from having anxiety is phobias. Phobias, irrational fears related to specific objects. Specific objects क्यों? क्योंकि हमेशा जो भी आपके फोबिया का एक सब्जेक्ट है दैट इज एन ऑब्जेक्ट. किसी के केस में वो हाइट है और किसी के केस में वो वाटर है. इंटरेक्शन विद अदर्स एंड अनफैमिलियर सिचुएशंस. किसी लोगों को ना अनफैमिलियर सिचुएशन से भी बड़ा फोबिया होता है. सो व्हाट दे डू, वो ऐसी जगह जाना पसंद ही नहीं करते हैं ऑफ विच दे आर नॉट अकस्टम्ड टू, राइट. सो ऐसे लोगों को अगर आप फर्स्ट टाइम किसी न्यू प्लेस पे लेके जा रहे हो, सो दे आर ऑलवेज वेरी एंग्शियस एंड दे ट्राई टू अवॉइड इट एज फार एज पॉसिबल. द नेक्स्ट एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. इसे हम OCD भी कहते हैं. Being preoccupied with certain thoughts that are viewed by the person to be embarrassing or shameful, and being able to check the impulse to repeatedly carry out certain acts like checking, washing, counting, etc. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में क्या होता है? आपके दिमाग में हमेशा एक कांस्टेंट थॉट चलता रहता है. सपोज आपको लग रहा है कि
नहीं, देयर इज सपोज टू बी अ रॉबरी, या मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे घर में अभी चोरी होने वाली है, तो मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली ऐसे थॉट चलता रहेगा कि कोई गेट खोल के आने वाला है, सो आई चेक द डोर बिकॉज वो मेरा ऑब्सेशन है। तो मैंने देखा कि मैंने डोर को लॉक किया है या नहीं। कंपल्सिव क्यों? क्योंकि आप ये चीज़ आपने एक बार चेक किया, इट्स रैशनल, राइट? बट यही चीज़ आप बार बार करते रहते हो, लाइक यू कीप डूइंग इट, कीप रिपीटिंग, आपको विश्वास नहीं होता, यू ऑलवेज फील कि नहीं मे बी आई हैव नॉट डन इट, राइट? ऐसे ही कुछ लोगों को हैंड वॉश का होता है, दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विद जर्म्स, तो उन्हें लगता है दे आर ऑब्सेस्ड विद क्लीनलीनेस, उसका रिजल्ट क्या होता है? दे कीप वॉशिंग देयर हैंड्स रेगुलरली। कंपल्सिव इसलिए बिकॉज जो उनका ये जो बिहेवियर है ना, दिस इज कंपल्साइज्ड बाय देयर थॉट, वो बार बार रिपीटेडली करते हैं एंड इट्स कंपल्सरी फॉर देम टू डू इट, दैट्स व्हाई ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। ये मैलअडैप्टिव क्यों है? बिकॉज अगर आपके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही जा रही है तो यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू योर डे टू डे एक्टिविटीज एंड इट इज समवेयर हिंडर्स योर लाइफ। द फिफ्थ वन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्या होता है ये? इसको हम शॉर्ट में PTSD भी बोलते हैं। Recurrent dreams, flashbacks, impaired concentrations and emotional numbing followed by a traumatic or stressful event like a natural disaster or serious accident. टर्म समझते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक, पोस्ट मतलब किसी जो भी आगे टर्म है उसके बाद होने वाली चीज़। ट्रॉमेटिक क्या होता है? कोई ऐसी घटना विच इज़ वेरी पेनफुल टू यू और पेनफुल टू रिमेंबर इज अ ट्रॉमेटिक इवेंट। ऐसे किसी इवेंट के होने के बाद जो आपको स्ट्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आपको 2-3 दिन स्ट्रेस है, दैट विल नॉट क्लासिफाई एज अ डिसऑर्डर, बट इफ इट इज देयर विद यू फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, देन इट विल कम अंडर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? आपको रेकरेंट ड्रीम्स आते हैं, यानी जो वो घटना घटित हुई थी आप जब सोते हो, सो इन योर ड्रीम्स ऑल्सो यू कीप थिंकिंग अबाउट इट। फ्लैशबैक्स आते हैं, लाइक इवन इफ यू आर गोइंग अबाउट योर डे टू डे एक्टिविटीज, यू ऑलवेज कीप फीलिंग एज इफ यू नो इट्स हैपनिंग अगेन। कॉन्सेंट्रेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, एंड इमोशनल नंबिंग फॉलोड बाय ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल इवेंट लाइक अ नेचुरल डिजास्टर या सीरियस एक्सीडेंट। ये इवेंट कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी रिलेटेड टू यू, like some is happening in your family, or it could be related to the society in general. So this is post traumatic stress disorder, यानी ऐसा disorder जो किसी traumatic event के बाद it keeps happening to you and then it leads to disorder that is called PTSD. The next category of disorders that we are covering today is somatoform disorders. क्या होते हैं somatoform disorders? These are conditions in which there are physical symptoms in the absence of physical diseases. यानी ऐसी कंडीशन जहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स हैं पर कोई फिजिकल डिजीज नहीं है, यानी इंसान बोल रहा है कि मतलब आई हैव सिम्टम्स, मुझे सर दर्द हो रहा है, ये है वो है, बट उसके पीछे कोई बीमारी नहीं है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स इंक्लूड, अब सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की ब्रॉड अम्ब्रेला के अंडर भी देयर कम्स डिफरेंट कैटेगरीज। The first one is pain disorders. Pain disorders involve reports of extreme and incapacitating pain either without any identifiable biological symptoms. यानी suppose there is a person, ये क्या लाइन कह रही है? This says कि ऐसा कोई pain disorder means कोई ऐसा symptom जब आपको बहुत दर्द हो रहा है आपके हाथ या पैर में, but when you going for medical checkup कोई उसका फिजिकल या कोई उसमें डिजीज नहीं निकल रही है, राइट? सो अ पर्सन माइट कंप्लेन, कीप कंप्लेनिंग कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, राइट? सिम्टम है बट देर इज़ नो डिजीज। कि जब आप उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, सो उस पेन के पीछे कोई रीज़न नहीं निकल के आ रहा है, दैट इज नोन एज पेन डिसऑर्डर। द नेक्स्ट इज सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर्स। ये इसमें क्या होता है? पेशेंट्स विद सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर्स हैव मल्टीपल एंड रेकरेंट क्रॉनिक बॉडीली कंप्लेंट्स। इनको रेगुलरली लाइक बार बार बॉडीली कंप्लेंट्स होती रहती हैं, एंड इट इज़ नॉट इवन रिलेटेड टू वन, राइट? इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन पोर्शन ऑफ द बॉडी, बट दिस इज स्प्रेड ओवर ऑल योर बॉडी, सो दे हैव मल्टीपल एंड रेकरेंट। मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा, रेकरेंट यानी ऐसी कोई चीज़ जो बार बार होती रहे, एंड क्रॉनिक मतलब इट इज़ नॉट लाइक अ डे टू डे पेन, क्रॉनिक इज लाइक फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड इट इज़ मोर सिवियर. So people who keep having these complaints over and again and severe in nature, ऐसे disorder को somatization disorder कहते हैं. The next and the most popular under somatoform disorders are conversion disorders and
hypochondriasis, right? These two are the ones which we will focus on. So the first one is conversion disorders. The symptoms of conversion disorders are the reported loss of part or all of some basic body functions. यानी इसमें क्या होता है, conversion disorder, आप किसी एक चीज़ के बारे में सोच रहे हो, right, and you feel that your hand is not working, तो आप ये मान लेते हो कि आपका हाथ नहीं है, but it is there, right? So conversion disorders are reported loss of part or all of some basic body functions. यानी मुझे ऐसा अगर लगे कि my hand is not there, but मेरा हाथ है and it can actually physically it is able to do the function, but psychologically मुझे लग रहा है कि this I don't have a hand and it is not functioning, so this is known as conversion disorder. The next is hypochondriasis. Hypochondriasis is diagnosed if a person has a persistent belief that she or he has a serious illness despite medical reassurance, lack of physical findings and failure to develop the disease. यानी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको लगता रहता है कि नहीं उनको बीमारी है, मतलब they have some issue with their body and उन्हें लगता है I need to be taken to the hospital and they keep feeling it's there in their head. They feel कि मुझे कोई बीमारी है मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, बट उन्हें जब हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं तो there is no physical backing to it, but they believe that they have a serious illness. तो suppose अगर there is a person जिसको लगता है कि नहीं I have a feeling कि मुझे कैंसर है, right? आप उसके मल्टीपल चेक्स करा रहे हो हॉस्पिटल में और उसको कैंसर नहीं निकल रहा है, स्टिल ही बिलीव्स कि उसे कैंसर है. दिस टाइप ऑफ डिसबिलीफ और दिस टाइप ऑफ इरेशनल thoughts lead to hypochondriasis. The next disorders are mood disorders. ये कौन से disorders होते हैं? Mood disorders are characterized by disturbances in mood और prolonged emotional state. यानी हम कितना casually बोल देते हैं कि यार आज मेरा mood ठीक नहीं है, right? Today I am not feeling well. ये आम बात है. आपकी सपोज अगर आपको किसी आपके एग्जाम का रिजल्ट आया एंड यू डिड नॉट स्कोर एज वेल एज यू वर एक्सपेक्टिंग, सो आपका मूड खराब है, दैट इज नॉर्मल, राइट? इट इज़ अ पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ. बट जब आपका इवेंट हुआ, आपका मूड खराब हुआ, वो 15 मिनट्स रहता है, कुछ आवर्स के लिए रहता है, एक दिन के लिए रहता है. बट इफ दिस मूड गेट्स प्रोलॉन्ग्ड, यानी आपका मूड ओवर अ ड्यूरेशन सही नहीं हो रहा है, यू आर ऑलवेज इन अ बैड जोन, दैट जब ऐसा होता है दैट लीड्स टू मैल अडेप्टिव बिहेवियर, यानी आपका बिहेवियर प्रॉब्लमैटिक हो जाता है एंड दैट लीड्स टू मूड डिसऑर्डर्स. सो मूड डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस इन मूड, यानी आपके मूड में डिस्टर्बेंस है, और प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल स्टेट, यानी ऐसी आपकी इमोशनल की स्थिति जो खराब है बहुत टाइम से, यानी आप इवन इफ द थिंग इज हैपेंड एंड यू एक्सेप्टेड इट, बट आपका मूड सही नहीं हो रहा है एंड इट्स गोइंग ऑन फॉर मंथ्स, then it classifies for mood disorders. Now there are different types of mood disorders also. So the main types of mood disorders include, the first one कौन सा है? First is major depressive disorder, ठीक है? Defined as a period of depressed mood and or loss of interest or pleasure in most activities. यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या होगा? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आप कब बोलेंगे? जब आपका डिप्रेस्ड मूड चल रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड you've lost interest in pleasurable activities, यानी आपको ऐसी चीज़ों में भी मन नहीं लग रहा है इस डिसऑर्डर के अंदर जिसमें जो आप पहले enjoy करते थे, राइट? यू यूज टू enjoy doing. फॉर एग्जाम्पल, there is a person who enjoys painting, but if the person now is not interested in painting या उसका मन नहीं कर रहा है पेंटिंग करने का, that means and this has to happen for a long duration, then we can say that the person is suffering from major depressive disorder. Together with or other symptoms which may include change in body weight, constant sleep problems, etc. यानी इसके एडिशन में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? आपके बॉडी वेट में चेंज आ सकता है, कॉन्स्टेंट स्लीप प्रॉब्लम्स, यानी ऐसा भी हो सकता है अगर ये सिम्टम्स एडिशनल हो सकते हैं टू योर डिस्टर्बेंस इन मूड कि आपका बॉडी वेट चेंज है, कॉन्स्टेंट स्लीप प्रॉब्लम्स है, यानी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन आपको सोने में दिक्कत आ रही है. दिस ऑल्सो इज अ सिम्टम ऑफ योर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. डिप्रेशन इज अ वर्ड विच वी हियर वेरी ऑफन, राइट? हम बहुत कैजुअली बोल देते हैं कि अरे आई एम वेरी डिप्रेस्ड टुडे, मुझसे बात मत करो, बट दैट स्टिल डजंट क्लासीफाई फॉर योर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. इसमें क्लासीफाई करने के लिए दिस हैज़ टू हैपन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ 1 or 2 days. The next mood disorder is maniac disorder, right? Major depression is one extreme of a continuum and mania is the other opposite. तो मेनिया क्या होता है? पीपल सफरिंग फ्रॉम मेनिया बिकम यूफोरिक. यूफोरिक मतलब हाई, एक्सट्रीमली एक्टिव, एक्सेसिवली टॉकिंग एंड
easily distractible, यानी अगर डिप्रेशन में बंदा अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ एनर्जी से नीचे है, सो मेनिया इज द ऑपोजिट, और इसमें इंसान अपनी एक एवरेज एनर्जी के लेवल से बहुत ऊपर है. इसमें क्या होता है, द पर्सन बिकम्स एक्सट्रीमली एक्टिव, एक्सेसिवली टॉकिंग एंड ईजिली डिस्ट्रैक्टेबल, यानी ऐसा फेज ऑफ अ पर्सनस लाइफ व्हेन ही इज एक्सट्रीमली एक्टिव, जो उसका नॉर्मल बिहेवियर है उससे भी बहुत ज़्यादा, एंड ही इज ईजिली डिस्ट्रैक्टेबल बाय स्मॉल थिंग्स. These are the symptoms of mania. Very few people have mania as a separate disorder. It is more or less in collaboration with depression. यानी ऐसा बहुत कम patients होते हैं जिनको सिर्फ mania की problem होती है. Most of the people जिनमें mania होता है उनमें depression भी होता है. पर होता कैसे है, पहले आपको 3 months you have depression, then after 3 months you have a bout of mania for like 10 to 15 days and then you go into depression. So it's like a cycle. तो मेनिया अकेले लोगों में, मतलब इट्स वेरी रेयर दैट ओनली अ पर्सन हैज़ मेनिया. मोस्ट ऑफ द पीपल हु सफ़र फ्रॉम मेनिया ऑल्सो हैव डिप्रेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. ऐसे डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर. मेनियक एपिसोड्स रेयरली अपीयर बाय देमसेल्व्स, यानी अकेले मेनिया बहुत कम आता है. दे यूजुअली ऑल्टरनेट विद डिप्रेशन, यानी कभी मेनिया कभी डिप्रेशन, वो ऑल्टरनेटली चेंज होते रहते हैं. Such a mood disorder in which both mania and depression are alternately present is sometimes interrupted by periods of normal mood. This is known as bipolar mood disorder. यानी ऐसा disorder या इंसान में if there is a person, कोई एक इंसान है, उसको कुछ टाइम के लिए मेनिया है, फिर डिप्रेशन है, फिर मेनिया है, फिर डिप्रेशन है, जो ये ऑल्टरनेटिंग हो रही है ना, इसको हम बाइपोलर बोल रहे हैं. बाय क्यों, क्योंकि दो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं साथ में. पोलर इसलिए बिकॉज इट्स एक्सट्रीम, राइट. मेनिया एक एंड पे है और डिप्रेशन दूसरे एंड पे है, ये दोनों साथ में हो रहे हैं, एंड दीज आर ऑपोजिट, देयरफॉर बाइपोलर डिसऑर्डर्स. The last category or the major category of disorders that we will be covering today is substance use disorders. यानी substance मतलब there is a substance या कोई material है, suppose alcohol है, cocaine है, so there is something here. एंड इसका जो यूज़ हो रहा है उसके बेस, उसके बाद जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, दे विल बी कवर्ड इन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर्स रिलेटिंग टू मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स, यानी ऐसा डिसऑर्डर जो मैल अडेप्टिव बिहेवियर में रिजल्ट कर रहा है, रिजल्टिंग फ्रॉम रेगुलर एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स. यानी अगर आप कोई सब्सटेंस ले रहे हो, उससे रेगुलरली आपके बिहेवियर में जो डिस्टर्बेंस आ रहा है एंड दैट इज लीडिंग टू योर मैल अडेप्टिव बिहेवियर, वो कंजम्पशन ऑफ दैट सब्सटेंस इज लीडिंग टू यू नॉट लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, ऐसी चीज़ों को हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स में बोलते हैं. लाइक द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज अल्कोहल. अगर आप अल्कोहल पी रहे हो, आपका कंजम्पशन है, तो दिस इज हिंडरिंग यू फ्रॉम डूइंग डे टू डे एक्टिविटीज. तो क्या हुआ, आपका मैलअडैप्टिव बिहेवियर, एंड दिस विल बी पुट इन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स. दीज डिसऑर्डर्स इंक्लूड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद यूजिंग. दो चीज़ें हैं, एक तो आप यूज़ कर रहे हो एंड आप अब्यूज़ कर रहे हो. यूजिंग एंड अब्यूजिंग सच ड्रग्स, एग्जाम्पल क्या है, अल्कोहल, कोकेन, हेरोइन, विच ऑल्टर द वे पीपल थिंक, फील एंड बिहेव. ये जो सब्सटेंसेज हैं, दीज चेंज द वे यू एक्ट एज अ पर्सन, यानी आपका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ दीज सब्सटेंसेज, एंड दे लीड टू यू नॉट लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, विच इन टर्न इज अ मैलअडैप्टिव बिहेवियर. That's why it's put in under substance use disorders. Now, there are two subgroups of substance use disorders. यानी substance use disorders के अंदर भी दो ग्रुप हैं. Those related to substance dependence. पहला क्या है, substance dependence. यानी इसमें क्या होता है, in substance dependence there is intense craving for the substance to which the person is addicted, and the person shows tolerance, withdrawal symptoms and compulsive drug taking. यानी सब्सटेंस डिपेंडेंस, यानी जो भी सब्सटेंस आप कंज्यूम कर रहे थे, एक टाइम के बाद आप उस पर डिपेंड हो जाते हो, राइट. यानी आपको आदत पड़ जाती है वो सब्सटेंस लेने की. अगर आप रोज रात को, इफ़ यू स्टार्ट हैविंग सपोज अल्कोहल इन अ सर्टेन क्वांटिटी, द नेक्स्ट डे ऑल्सो यू क्रेव फॉर दैट अल्कोहल, राइट. सो दिस, जब आप किसी चीज़ पर निर्भर हो जा रहे हो फॉर योर डे टू डे थिंग, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंस. इसमें बंदा एडिक्ट हो जाता है, द पर्सन गेट्स एडिक्टेड, यानी उसे बार बार चाहिए होती है, ही कैन नॉट लिव विदाउट इट, एंड द पर्सन शोज टॉलरेंस. यानी जैसे जैसे आप अल्कोहल लेते जाते हो ना, आपकी टॉलरेंस बढ़ जाती है. यू हैव टू टेक अ हायर क्वांटिटी टू फील द सेम वे. अगर आप उस टाइम छोड़ देते हो, यू स्टॉप टेकिंग द सब्सटेंस, तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, यानी योर बॉडी स्टार्ट शेकिंग, आपको उसका रिवर्स इफेक्ट दिखता है, दैट इज कॉल्ड विड्रॉल.
Tolerance means that the person has to use more and more of the substance to get the same effect. यानी आपकी एक टाइम कंजम्पशन कर करके आपको डिपेंडेंस हो गई, एंड देन the quantity that you want to have the same effect gets increased, and this is known as tolerance. So this is your substance dependence. इसी के अंडर सेकंड क्या है? Those disorders which are related to your substance abuse. There are recurrent and significant adverse consequences related to the use of substance. यानी किसी भी सब्सटेंस को अब्यूज करना या किसी भी सब्सटेंस का यूज करने के देयर आर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज, यानी जो रिजल्ट होते हैं दे आर नेगेटिव इन नेचर. People who regularly ingest drugs damage their family and social relationship, perform poorly at work and create physical hazards. यानी जो लोग कंजम्पशन करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, उनकी एक तो फैमिली और सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है because it includes money also, and then you're not able to fulfill your responsibilities as a person, which hampers your family and social relationships. ऐसे लोग अपनी जॉब्स पे भी they perform poorly because they are not able to manage the performance and create physical hazards. Like they also create physical hazards, यानी बहुत ज़्यादा accidents को भी वो लोग lead करते हैं. If there's a drunk person going on the road, he might lead to two vehicles colliding, या he might actually hit into someone else. So this comes under substance abuse. जब आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो जिस सब्सटेंस को आपने यूज़ किया है, उसे हम सब्सटेंस अब्यूज़ कहते हैं. So this is the last topic that we will be covering, and with this we've covered the different disorders that we have. Stay tuned with iWiz Education. If you have any doubts related to the topics we've covered, please comment below. Thank you.